नमस्ते डॉक्टर रामनाथन, कैसे हैं आप? नमस्ते हरिहर जी। बढ़िया आप जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, रामनाथन सर आईआईटी बीएचयू में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। और मुझे आपका जो सबसे वैसे तो प्रोफेसर्स तो बहुत हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो मुझे आपका सराहनीय काम लगता है वो है कि जिस तरीके से आप जो भारत का योगदान है प्राचीन युग से लेके आधुनिक समय तक केमिस्ट्री में, उस पे आपने जो काम किया है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। तो हम आज उस पे मुख्यतः बात करेंगे। वैसे तो जैसे हम बात करते हैं शब्दावली की, अंग्रेजी की शब्दावली की, उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द आते हैं। तो क्या केमिस्ट्री में जो रसायन शास्त्र हम पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसमें भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत की शब्दावली से लिए गए हैं? अवश्य। इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे ये अवसर देने के लिए। और क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो हो सकता है मेरे शब्दों के चयन या व्याकरण में कुछ त्रुटियां होंगी, तो आपके श्रोतागणों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी मैं पहले से हूँ इसके लिए। इतनी शुद्ध हिंदी तो हिंदी भाषी नहीं बोलते हैं। आपने एक अच्छा ये सवाल किया, ये शब्दावली की। वस्तुतः अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संस्कृत से गए हैं, और मेरा इस विषय में प्रवेश इसी उत्सुकता से बढ़ी कि आधुनिक विषय रसायन जैसे विषय में भी हमारे संस्कृत के शब्द और हमारे भारतीय शब्द इसमें हैं। उदाहरण के रूप में जो आज हम कोरंडम मिनरल की बात करेंगे, कोरंडम संस्कृत कुरुविंद से आया है। इसको क्या होता है ये? कुरुविंद एक मिनरल होता है ये। अच्छा। इट्स अ कॉमनली यूज्ड मिनरल। और शुलवारी जो सल्फर का जो शब्द है वो शुलवारी से आया है। उसी का अपभ्रंश बन करके वो भी संस्कृत से शुलवारी से केमिस्ट्री टेक्स्ट में सल्फर के नाम से वो हम जानते हैं उसको। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्द हैं जो हमारे संस्कृत, हमारी सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने उसका प्रयोग किया था, उसका उपयोग किया था, और इतने प्रभावशाली थे कि आधुनिक विज्ञान रसायन शास्त्र जो हम आधुनिक जिस परिप्रेक्ष्य से जानते हैं, वहाँ पे उस संस्कृत शब्दों को ऐसे ही उठा करके प्रयोग में लाया गया है उसको। तो ऐसे शब्दावली हमें बहुत मिलते हैं, और ये मेरे लिए विषय प्रवेश करने का एक बहुत उत्सुक बढ़ाने का कारण भी था। इस भारतीय योगदान हमारे रसायन शास्त्र में क्या रहा है। तो इसमें और कोई शब्द हैं ऐसे? शुलवारी, बेराइल जो बेरिलियम एक एलिमेंट है। अच्छा। वो भी हमारे इंडियन केमिस्ट्री से ही गया है। बेलूरी, इस पे भी अगर हम थोड़ा विवाद में नहीं जाएं तमिल और संस्कृत के बीच में, तो ये तमिल का स्रोत भी आता है उसमें तो वेलूरी। अच्छा, कुछ लोग कहते होंगे कि वो तमिल से लिया है, फिर पर भारतीय है। ठीक है। वैसे तो जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहासकारों की बात करते हैं, तो एक आरोप आता है कि जो इतिहास लिखा गया है उसमें कुछ ना कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो छोड़ दी गई हैं, और पूरा इतिहास हमको नहीं बताया गया है। कुछ ना कुछ उसमें बायसेस हैं। तो क्या जो हिस्ट्री ऑफ साइंस है, जो विज्ञान का इतिहास है, भारतीय विज्ञान का इतिहास, क्या उसमें भी वो त्रुटियां हमको देखने को मिलती हैं, वो बायसेस देखने को मिलते हैं? बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये। एक तो जो विषय है हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान का इतिहास, अगर हम देखें बाकी सारे कंट्रीज में, यूएस या यूरोप में, उस तो एक संगठनात्मक रूप से उसको पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में। लेकिन किसी कारणवश हमारे पूरे भारतवर्ष में ये हिस्ट्री ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट यद्यपि नहीं पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में। भले ही एक आध यूनिवर्सिटीज में होंगे, लेकिन ये मेन स्ट्रीम में हिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। फिर भी हमारे यहाँ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हुए हैं जो हिस्ट्री ऑफ साइंस को में भी वो वामपंथियों की विचारधारा को लाने का उन्होंने प्रयास किया है इसमें। उदाहरण स्वरूप आज अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसका मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जिसको बोला जाए, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को दिया जाता है। उनके द्वारा रचित 2 ऐसी किताबें हैं जो 1906 और 1909-10 में प्रकाशित हुआ था, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उसके बाद से ही हम भारतीयों को भी एक तरह से ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ
हमारे पूर्वजों का क्या योगदान रहा है। लेकिन आपको ये कालखंड ऐसा है कि 1925-24 के अंतराल में ही मॉर्टिमर व्हीलर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन का उन्होंने सूचना दिया था। अब क्योंकि प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जो ये ग्रंथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सकवेशन से पूर्व है, तो बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि उनके द्वारा जो भी श्रेय हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ योगदान वैदिक काल से जो जिन्होंने बताया है, और क्योंकि वो इंडस वैली हड़प्पा मोहनजोदारो की सभ्यता के बारे में अज्ञात थे, तो यहाँ पे वो एक तरह से क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे भी। और ये एक मत रखने वाले जो इतिहासकार है विज्ञान में भी, उनका ये कहना है कि आप सब कुछ श्रेय वैदिक वालों को देते हो, ऐसा नहीं है, ये हड़प्पा मोहनजोदारो वालों का भी है, और जो वैदिक से जिनका वैदिक काल से कोई लेना देना नहीं था, जिसको आर्कियोलॉजी में द सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, क्योंकि हमें वैदिक लिटरेचर साहित्य का हमें पूरा उसमें गोल्ड माइन है वेद, लेकिन आर्कियोलॉजिकली उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदारो में हमें खनन में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमें लिटरेचर उसका अभी तक इंडस स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं हुआ है। तो ये एक डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा है, उसी का लाभ उठाते हुए हमारे कुछ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो वैदिक काल से हमारा जो योगदान चला आ रहा है उसमें हस्तक्षेप करके प्रश्न उठाते हुए कहीं ना कहीं इसको तिरस्कार करना चाहते हैं कि ये कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, या फिर जो भी था वो किसी दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन था जिसको हम हमारे पूर्वजों के नाम से उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा एक आध जो हिस्टोरियंस ऑफ साइंस हैं, विज्ञान के इतिहासकार हैं, उनके द्वारा भी ऐसे सिद्धांत हमें देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। अगर योगदान की बात करें तो अगर प्राचीन भारत की बात करें तो वहाँ से शुरू करते हैं। उन प्राचीन भारतीयों का क्या योगदान आप बताएंगे? हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहूंगा। जो कालखंड का जो गणना है ये भी हम इतिहासकारों से ही लेते हैं, और इसकी अवधारणा भी हमें पाश्चात्य इतिहासकारों ने जैसे काल गणना किया है उसी को हमने आत्मसात किया है। ये किस हद तक सही है गलत है ये अपने आप में एक विवाद है, क्योंकि अभी पिछले 20 सालों में इतने सारे इंटरडिसिप्लिनरी शोध हुए हैं जेनेटिक्स से, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज से, कि ये काल गणना है, इसमें भी प्रश्न उठाया जा रहा है। उसको हम एक तरफ से साइड में रखते हुए आपके जो ये प्रश्न था कि प्राचीन का योगदान क्या रहा, तो मैं वही काल गणना को लूंगा जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन से एक्सेप्टेबल है जी। तो इसकी काल गणना हड़प्पन काल से करते हैं, फिर उसके फिर वैदिक काल आता है, फिर पोस्ट वैदिक काल आता है, फिर क्लासिकल पीरियड आता है, फिर क्लासिकल पीरियड मतलब जो भी गुप्ता पीरियड के टाइम से आता है, फिर मध्यकालीन, फिर उसके बाद द ब्रिटिश पीरियड, प्री मॉडर्न एंड द मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे हमें आज ऐसा हो गया है कि टू नो, हम अपने ही अतीत के बारे में, अपने ही इतिहास के बारे में जानने के कई स्रोत हैं, और उनमें से मुख्य स्रोत है जो खनन से प्राप्त हुआ, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, अथवा जो साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी एविडेंसेस। अब लिटरेरी एविडेंस, क्योंकि हमारे यहाँ ओरल मौखिक परंपरा थी, तो लिटरेरी रिटन एविडेंसेस हमें बहुत बाद की काल अवधि से मिलता है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस है, पुरातत्व खोज से जो हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, उनसे हम ये देखते हैं कि जो पोर्सलिन के जो यूसेजेस थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनते थे, और वो एक्सीडेंटली नहीं बनाते थे। यहाँ पे मैं इस बात पे रेखांकित करना चाहूंगा कि जो सेरेंडिपिटस जिसको बोलते हैं साइंटिफिक डिस्कवरी में, या फिर एम्पिरिकल जो बोलते हैं, उस प्रकार नहीं था। वो एक व्यवस्थित रूप से, संगठनात्मक रूप से वो उन चीजों को बनाते थे, जिसको इंडस्ट्रियल स्केल पे इंडस्ट्रियल स्केल, एक तरह से रिप्रोड्यूसिबिलिटी को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे ठीक से उसका शब्द नहीं आ रहा है। खैर, वैसे हमें एक जगह अगर हम भूखंड लें, भारत का भूखंड लें, तो विविध भूखंडों से, जैसे आदिचनल्लूर हो दक्षिण भारत का, या फिर ये उत्तर प्रदेश का हो, या फिर हरियाणा इलाके से हो, सरस्वती सिंधु, वहां से जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, सभी जगह से हमें एक सामान्यतः एक मिलता है, द काइंड ऑफ
टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन दे हैड हैड। तो उसमें क्या है, विभिन्न रंगों का प्रयोग करना, और ये अगर उनको ये ज्ञात नहीं रहता कि कौन सा मिनरल कौन सा रंग प्रदान करेगा इस पे, तो वो उस आर्टिफैक्ट को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहते। और क्योंकि वो सक्षम थे, क्योंकि हमें ये एविडेंस मिला है, तो ये प्राचीन काल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो मिनरल्स का रंग में योगदान उनका पहले से रहा है। और ये सभ्यता ऐसा नहीं कि कहीं मिट गई है। अगर आज भी आप देखेंगे कई विभिन्न प्रांतों में एक तरह से अक्षुण, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी भी यहाँ से नजदीक जयपुर में जाके देखेंगे तो ब्लू पोर्सलिन, ब्लू पॉटरी जो जयपुर में बहुत ही विश्व भर में प्रचलन है, क्योंकि ब्लू कलर अपने आप में किसी मटेरियल को ब्लू कलर इम्पार्ट करना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण प्रोसेस है। अच्छा। नेचर में भी आप देखेंगे जो ब्लू है वो उतना आपको सामान्य रूप से नहीं मिलेगा। अगर फूलों में भी देखेंगे तो बहुत ही आपको रेयर ब्लू फ्लावर्स मिलेंगे, बटरफ्लाइज के कुछ आपको ब्लूस मिलेंगे, लेकिन वहां पे कोई एक द्रव्य के कारण वो नीला रंग उत्पन्न होना वैसा नहीं है। वो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के माध्यम, जो वेव गाइड बोलते हैं, जो लाइट के वेवलेंथ्स को, पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके कारण वो नीला है। लेकिन एक मिनरल का यूज करके उसमें नीला रंग देना, वो हमारे यहाँ पे काफी समय से, वैदिक काल से बोल सकते हैं कि वो एक प्रचलन में रहा है। कॉपर सॉल्ट्स को यूज करना, कोबाल्ट को यूज करना, निकल को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज करना। और इसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये एक एक्सीडेंटल नहीं था कि हिट एंड ट्रायल में शुरुआत में किया होगा, लेकिन उसको बाद में उन्होंने ऑप्टिमाइज करने का हमें एविडेंस मिलता है आर्कियोलॉजी से। तो ये रहा वैदिक काल का योगदान, जो हमें आज आर्कियोलॉजिकली वो अर्दन पॉटरी से हमें इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसे पोस्ट वैदिक काल में अगर आएंगे तो क्योंकि हमारा आज का विषय रसायन से जुड़ा हुआ है तो मैं उसी तक का सीमित रखूंगा। वेद काल से अगर हम देखेंगे, पोस्ट वैदिक तो बाद में आते हैं, तो यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है अश्मा च में, मृत्तिका च में, हिरण्यम च में, यश्च में, जो धातुओं का जो वहां पे संबोधन है, जो 6 प्रकार के धातु, सोना, चांदी, लेड, कॉपर, टिन, 6 प्रमुख धातुओं का वर्णन हमें ऑलमोस्ट ऋग्वैदिक काल से ही मिलता है। अच्छा। अभी जो मैंने आपको बोला था ये कृष्ण यजुर्वेद का एक अंश है, और कंटिन्यूअस एक हमें, जैसे वेद के भी कई है, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, एक कंटिन्यूअस। उपनिषद काल में भी हमें इन धातुओं का उल्लेख मिलता है, इन धातुओं को बनाने वालों का उल्लेख मिलता है, उन समाज में उनकी क्या स्थिति थी वो उल्लेख मिलता है। यहाँ पे मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूँ, नहीं बिल्कुल अनुमति हो तो, क्योंकि ये जाति और ये वर्ण व्यवस्था का बहुत ही आज प्रचलन में है। आपको एक मैं उल्लेख देता हूँ, नमकम, जो श्री रुद्र प्रश्न का एक अंश आता है, वो कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय संहिता का एक भाग है। उसमें एक उल्लेख आता है, नमस्तक्षेभ्यो रथकारेभ्यश्च वै नमो नमः, नमः कुलालेभ्यो कर्मारेभ्यश्च वै नमो नमः। तो यहाँ पे तक्षक का यहाँ पे उल्लेख है। आज के हिंदी क्या है? वही, आज के हिंदी बोलने वाले भी तक्षक का वो नाम तो मैंने कई लोगों का सुना है। एक तक्षक सर्प का भी एक संबोधन है, लेकिन यहाँ पे तक्षक कारपेंटर को बोला गया है। ठीक है। अब मलयालम अगर लैंग्वेज में देखेंगे, कारपेंटर को तच्चान बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तर भारतीय, अगर ऋग्वेद को हम यहाँ पे उत्तर भारत जो उत्पन्न हुआ एक साहित्य बोलेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें दक्षिण केरल में मिलता है, जहाँ पे आज भी कारपेंटर को तच्चान बोलते हैं। तो तक्षक, तच्चान, ये खैर एक अलग बात है। तक्षभ्यु, ये यहाँ पे जो रुद्र है वो शिव की स्तुति है, लेकिन उसमें भी हमें एक कारपेंटर को, शिव को एक कारपेंटर के रूप में देखा जा रहा है। रथकारेभ्यश्च वै नमो नमः। अभी भी अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो जगन्नाथ का जो नवकलेवर होता है 12 साल में एक बार, या रथ यात्रा भी होता है, उससे पहले रथकारों का वहां पे जिस तरह से आज भी सम्मान होता है, प्राचीन काल से होता है, आज भी हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि कुलाल, अगला शब्द आता है कुलालेभ्यश्च वै नमो नमः। कुलाल वो होता है जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है। और उसके बाद कर्म, अभी भी हमें कुछ भारत के कुछ कई जगहों में कर्मकर का सरनेम हमें मिलता है। ये वो होते जो धातु को प्रोसेस करते हैं। तो
ये रुद्र प्रश्न है जो शिव की स्तुति है। आज भी ये स्तुति बोल करके ही सारे ज्योतिर्लिंग में शिव जी का अभिषेक होता है। किसी भी आप पारंपरिक मंदिरों में चले जाएंगे तो यही नाम उच्चारण करके अभिषेक होता है उस मूर्ति का, देव की मूर्ति का। वहां पे भी देखिए जैसे कर्मकार को महत्व दिया गया है, शिव जी को कर्मकार के रूप में देखा गया है, अथवा हम ये भी बोल सकते कर्मकार को शिव जी का वहां पे स्थिति दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तो विषय से मैं भटक गया था यहाँ पे। नहीं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वापिस आते हैं अपने ये रासायनिक कंट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पे हमें वो अश्माचमी, मृत्तिकाचमी, गिरयष्टमी, उसका हमें उल्लेख मिलता है। और जो अत्यधिक प्रचलन में है हमारे इतिहासकारों के कारण सोम रस के बारे में, अब उसमें भी ये टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मेरे से पहले भी बहुत रिसर्चर्स ने इस पे किया है कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने, पाश्चात्य बुद्धिजीवियों ने सोमरस को मात्र मदिरापान के का ही एक कंपैरिजन किया है। उसके इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेज ऑफ एंटरटेनमेंट, अपने आनंद के लिए, आनंदोल्लास के लिए एक पान है, उसी का दर्जा सोम को दे रखा है। सोम के पर्याय जितने सूक्त हमें पूरे वेद के ग्रंथावली में सोम को संबोधित करते हुए मिलता है, उतना ही इंद्र के बराबर है। द नंबर ऑफ रिचास एड्रेस्ड टू सोम। लेकिन यहाँ पे आज तक हमें ये सटीक तरीके से मालूम नहीं कि ये सोम किस भेषज से उत्पन्न होता है, सोमरस हमें किस भेषज से हमें ये प्राप्त होता है। ये बहुत इसके क्लेमेंट्स है कि ये पर्टिकुलर ये प्लांट है, वो प्लांट है, लेकिन जितना मेरी जानकारी है इसको हम आज सटीक रूप से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सोमरस का एक प्रचलन में था। अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो सोमरस, उसका जो न्यूरो साइंटिफिक हमारे पाथवेज में क्या उसका अफेक्ट था, वो उस दृष्टिकोण से देखेंगे उसको, और उसका फिर आगे बताएंगे कि उसका क्या एप्लीकेशन रहा है बॉडी में। अगर आप इसको आयुर्वेद के या फिर जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमारे लिए वो कैसे एक ऊर्जा प्रदान करने वाली एक औषधि है, उस दृष्टिकोण से भी आप उसको सोमरस को देख सकते हैं। तो सोमरस के कई आयाम हैं देखने के लिए। आपके श्रोतागणों को मैं ये फिर से पुनः रेखांकित करना चाहूंगा कि ये मात्र मदिरापान तक ही सीमित नहीं सोमरस। और उसी कालखंड में एक और हमें रसायन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में ये भी देखने को मिलता है कि आज क्योंकि हम रसायन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो धातु, मिनरल से तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हैं और हम उसी में निपुण थे। ऐसा नहीं था। हमें एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक बेसिस जिसको क्षार बोलते हैं हिंदी में, और आम्ल, एसिड्स को आम्ल और बेसिस को क्षार, ये भी हमें वेद काल से ही इनको किस रूप से बनाया जाता है। और उसी का हमें जो पराकाष्ठा बोले या उसकी जो परफेक्शन है वो हमें क्लासिकल पीरियड में देखने को मिलता है, जो चरम पे पहुंचा उसका एक तरह से स्टैंडर्ड गुप्ता पीरियड में, और आयुर्वेद पीरियड में जब चरक सुश्रुत समित लिखे गए थे। और ये भी ऐसा नहीं कि ये चरक और आचार्य चरक के आचार्य सुश्रुत द्वारा उनका मत है, वो संहिता है। उनसे पहले भी ऐसे बहुत आचार्य हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कंटिन्यूड, एक परंपरागत रूप से हमें ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता आ रहा है। यहाँ पे ये क्षार और आम्ल का हमें उल्लेख इतना मिलता है कि आपने देखा होगा एक्वा रिजिया का तो उल्लेख हमें आज भी पाठ्यक्रम में मिलता है। कहते हैं कि उसको इट कैन डिसॉल्व एनीथिंग, उसमें आप कोई भी धातु तक डालो वो भी उसमें घुल जाता है। तो एक्वा रिजिया का हमें डिस्क्रिप्शन क्लासिकल पीरियड में हमें मिलता है अपने ग्रंथों से। तो जितना मेरी जानकारी में है, ये ऐसा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट हमें किसी दूसरी सभ्यता के ग्रंथों में एटलीस्ट मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है, और मेरी खोज अभी भी जारी है। तो क्लासिकल पीरियड के बाद अगर हम आते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक बेसिस, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है हमारे पूर्वजों का। और जो मैक्सिमम जिसका हम द मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम कहें फ्रॉम एप्लीकेशन के दृष्टिकोण से, इसका औचित्य क्या है उस अगर दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये
ये आयुर्वेद सुश्रुत और चरक संहित वाले काल से ही हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये जो भी हमें रसायन शास्त्र में बताए हुए जो औषधियों को बनाने की प्रक्रिया हो, धातुओं से औषधि को बनाने की प्रक्रिया हो, या भेषज स्रोत से बनाने की औषधि की जो प्रक्रियाएं हैं, वो हमारे शरीर में उनका क्या प्रभाव है, अच्छा, हमारे हेल्थ में उसका क्या वो प्रभाव है। डॉक्यूमेंटेड है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है वो। और हमारे ऊपर एक भी आरोप लगाया जाता है कि हम केवल सैद्धांतिक रूप में बात करते थे, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते थे। तो इसका भी हमें ये पूर्ण रूप से ये गलत है। हमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मध्यकाल में अगर हम देखेंगे तो उसमें दिन प्रतिदिन जो हम कार्य होते हैं या दिनचर्या है, जो उसमें एप्लीकेशंस हैं, प्रयोग होता है, तो वो हमको देखने को मिलता है। हाँ, अवश्य। तो ये कहाँ से शुरू होता है, मध्यकाल में या उससे पहले ही? देखिए, हमारे यहाँ ग्रंथ रचने का इतिहास ऐसा रहा कि कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने ये कल्पित किया है तो मैं ये लिख रहा हूँ। वो समाहित, वो एक संहिता है। हाँ। और जो रसरत्न समुच्चय है वो एक प्रधान ग्रंथ है रसशास्त्र में। वो 11वीं 12वीं शताब्दी का है। अच्छा। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा हट के एक और टिप्पणी भी करना चाहूंगा कि ये केवल विज्ञान का इतिहास ही नहीं, हमारे इतिहास का भी एक अभिशाप है कि हमारे यहाँ जितने भी मुख्य ग्रंथ अथवा मुख्य ग्रंथकार या बुद्धिजीवी रहे हैं, उनका सटीक रूप से काल गणना अभी तक हुआ नहीं है। अगर आप बुद्ध को लें या फिर शंकर को लें या फिर रसायन शास्त्र में अगर नागार्जुन को भी लें, नागार्जुन के काल में जो एरर बार है ±500 ईयर्स है। तो आप एक इतिहास में एक बुद्धिजीवी के आप ±100 ईयर्स तो फिर भी मानने के लिए लोग तैयार हो सकेंगे। ±500 ईयर्स यार, आप 1000 साल में एक आदमी का काल गणना कर रहे हो। तो नागार्जुन का उनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री एक तरह से, लेकिन उनका डेट हमें मालूम नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रसरत्न समुच्चय हमें 11 शताब्दी से मिलता है, उसमें नागार्जुन का उल्लेख है उसमें भी। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये रसरत्न समुच्चय उस लिखे जाने काल से कितने साल पहले की बात कर रहा है वो। ठीक है, उस ग्रंथ से हमें सटीक रूप से मिलता है कि कैसे एक प्रयोगशाला होनी चाहिए, वहां पे कैसे वेंटिलेशन होना चाहिए, कैसे चीजों को कहाँ पे स्टोर करके रखना चाहिए। जो आप बोल रहे थे डे टू डे एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स को कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट को सफल कैसे बोले, या फिर जो आप औषधि बना रहे हैं वो विफल हुआ है उसका टेस्टिंग कैसे होना चाहिए, ये सब एकदम सटीक रूप से बिना किसी एम्बिगुइटी के लिखा गया है। लेकिन क्या है कि वो संस्कृत में है, और ये भी हमारे देश का एक बहुत ही अभिशाप और दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा है कि पिछले 200 सालों में और स्वतंत्रता के पश्चात भी जितने भी देवनागरी के ग्रंथ हैं उनको केवल संस्कृत विभाग तक ही सीमित रखा गया है। और जो भी संस्कृत के विशेषज्ञ हैं उनका क्या है कि अलंकार शास्त्र, व्याकरण, छंद, साहित्य, काव्य, इन सबों में उनका योगदान या उनकी रुचि रही है। अगर आप आज एक क्वांटम मैकेनिक्स का जो टेक्स्ट है उसको आप इंग्लिश टीचर को बोलो कि आप इसको पढ़ाओ क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा है, तो ये तो एकदम बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो उसी प्रकार से भले ही ये देवनागरी में लिखा हो ऐसे ग्रंथ, लेकिन आप इसको केवल संस्कृत विभाग तक ही आप सीमित रखोगे तो इसकी जो विज्ञान पूर्ण बातें हैं वो कब और कैसे बाहर आ सकती हैं इसकी। इस कारण भी यद्यपि हमारे यहाँ प्रफुल्ल चंद्र राय होने के पश्चात भी जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा था इसको, उसके बाद भी अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि हमारे पूर्वजों में और हमारे प्राचीन काल में हमारा योगदान क्या रहा है। इसलिए हम और आज को आप यहाँ बैठ करके आपको ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है कि हमारे प्राचीन काल में रसायन में क्या योगदान रहा है। तो जो आपने कहा था कि इसका क्या ये डॉक्यूमेंटेड है, उसको तो मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई एम्बिगुइटी वाली बात नहीं। और जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, हाँ, तो वो आप रस शास्त्र बोल रहे थे। हाँ, ये जो करेक्ट, जो क्लासिकल पीरियड के बाद से जो हम एक चेंज ऑफ ओरिएंटेशन देखते हैं, दृष्टिकोण में बदलाव है, केवल विज्ञान पे ही नहीं, अगर आप अलंकार शास्त्र में व्याकरण में भी देखेंगे तो क्योंकि तब से क्या आक्रमण आना शुरू हुआ,
हमारे कंट्री में। अलेक्जेंडर के बाद एक तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी अटैक्स आने शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे आयामों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और एक रस शास्त्र का भी हमें सर्वव्यापी रूप से इसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें अंतर क्या है, रसायन और रस? रसायन एक तरह से रस शास्त्र का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ठीक। लेकिन अब आप अभिनव गुप्त का अगर आप देखेंगे तो वो अलग रस का बात करते हैं। अभिनव गुप्त जो 10वीं शताब्दी के कश्मीर से, जिन्होंने भरतनाट्य शास्त्र का टीका लिखा था अभिनव भारती नाम से, तो उस कालखंडन में और उस समाज के परिवेश में रस का एक अलग अवधारणा भी था। या अगर हम रसशास्त्र के उत्पन्न से मध्यकालीन योगदान को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमें एक तो है कि सटीक रूप से इसको डॉक्यूमेंट करना, इसको एक पांडुलिपि के रूप में इसको उतारना और उसको प्रिजर्व करना, वो कॉन्शियसली शुरू होने लगा। अब ये अटैक के कारण से भी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने जाना होगा कि अभी तक जो मौखिक परंपरा रही है, जब लोग मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन तब से आया होगा, तभी हम ये संहिता, ये रसरत्न समुच्चय हो अथवा रसार्णव हो, 11वीं शताब्दी से हमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिलते हैं। और ये सब सौभाग्य कह लीजिए या फिर दुर्भाग्य कह लीजिए, आज भी बनारस के अगर आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में देखेंगे, हजारों ऐसे ग्रंथ पड़े हैं जिनका अभी तक अनुवाद बिल्कुल नहीं हुआ है। क्रिटिकल एडिशन जिसको बोलते हैं, अगर वो संस्कृत में है, कुछ तो ताड़पत्री के स्टेज में ही उनका क्रिटिकल एडिशन होकर के उनका टंकण नहीं हुआ है अभी तक। तो ये इसमें बाधा कहाँ है? बाधा भी इसमें रुचि रखने वाले, वही मैंने कहा था कि क्योंकि देवनागरी में है तो इसको बहुत कालों तक संस्कृत के विशेषज्ञ इसको, उनकी रुचि इसके बाहर है तो इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी एक तरह से पुनरुद्धारण हो रहा है इन सब चीजों का, कुछ प्रयास हो रहे हैं इस तरह से। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक और ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका प्रचलन में है, लेकिन उनके जो ऑथेंटिसिटी है उन पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे वैमानिक शास्त्र भी है। एक मत है कि वैमानिक शास्त्र 1925 इसी काल में लिखा गया था, लेकिन उसको जबरदस्ती प्राचीन ग्रंथ बोला जा रहा है, ऐसे भी एक अवधारणा है। तो अभी जब हम इन सब विषयों पे पुनः अपना एफर्ट्स को लगा रहे हैं, तो हो सकता है अभी इन हजारों ग्रंथों में से ऐसे हमें ग्रंथ मिल जाएं जो हमारे तब के विज्ञान के बारे में और प्रकाश डालें। तो फिर आते हैं ये मध्यकालीन कंट्रीब्यूशन पे, तो हमें डॉक्यूमेंटेड रूप से कई मिलते हैं इसमें। और उन्होंने अपने पहले जो भी ज्ञान था, न केवल उसको समेट कर उनकी भी जो योगदान रही है और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये भी वो उन ग्रंथों में हमें मिलता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले जिंक जिसको अभी के हिंदी के बोलचाल में जस्दा बोलते हैं, दिल्ली में पता नहीं क्या, लेकिन बनारस के यूपी के यहाँ उसको जस्दा बोलते हैं। और उस नाम के पीछे भी एक रोमांचक कहानी है, वो एटिमोलॉजी उसका एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर इट नाउ, बट एके विश्वास थे IIT कानपुर के, उनका लेख है उसमें जशद और उसके बाद जस्दा, उसके बाद ऐसे एटिमोलॉजिकल इवोल्यूशन उन्होंने दिखाया है जिंक का। जिंक अगर आप यहाँ से दिल्ली से बहुत ही नजदीक है, ये जावर करके उदयपुर के पास में है, झावर माइंस। वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ने ये बताया कि ऑलमोस्ट 13-14 सेंचुरी से हम विश्व भर में एक्सपोर्ट करते थे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ जिंक प्रोसेस करके। और आज भी जिंक का प्रोसेसिंग जो है वो ट्रिवियल नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है उसका, क्योंकि जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिंक तो ऐसे ठोस है, उसको पहले ओर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और जो ठोस है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। सामान्य सारे धातुओं का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन उसका जिंक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो उसको कैप्चर कर पाना आज भी इट्स नॉट अ ट्रिवियल टास्क। लेकिन फिर भी 14वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं कि हमारे यहाँ जिंक का उत्पादन
भारी मात्रा में हुआ करता था और हम विश्व भर में इसका हम निर्यात करते थे इसको। तो इन सब इसका प्रक्रिया भी हमें उस समय के ग्रंथों में मिलता है। और जिंक के बारे में तो यूरोप में तो ये 16th सेंचुरी तक इसको उनको पता भी नहीं था कि जिंक क्या था। उसको वो बास्टर्ड मेटल बोलते थे क्योंकि उसको प्रोसेस करना भी उनको आता नहीं था। लेकिन बास्टर्ड क्यों बोलते थे? उनको उनके दृष्टिकोण में ये मेटल है ही नहीं, उपयोग ही नहीं था उनके लिए, उपयोग नहीं था। और उसको कैसे हम उपयोग करें या फिर उसको हम कैसे काम में लाएं, उसका हम कैसे प्रोसेस करें, ये तक उनको मालूम नहीं था। और ये डॉक्यूमेंटेड है, जिंक को बास्टर्ड मेटल करके 17th सेंचुरी का एक लिटरेचर है जहाँ पे यूरोपियन साइंटिस्ट उसको इस तरह से लिखते हैं। और आज भी हमें जिंक का प्रयोग निरंतर हमें देखने को मिलता है। और आज भी जो हिंदुस्तान जिंक है वहां पे तो खैर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो ट्रेडिशनल मेथड से जिंक को प्रोसेस करना हमें देखने को मिलता है। अच्छा, आज भी हमें कर्मकार ऐसे हैं जो आयरन को प्रोसेस करना। एक और जगह जहाँ पे आयरन का मध्यकालीन में ही उसमें तो हमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत पहले से ही देखने को मिलता है। और जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ से बहुत ही निकट जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार में जो भी स्थित है, विजय स्तंभ, ये दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा, जिनके कारण ही मैं इस विषय में प्रवेश हो पाया। ये इस दुर्भाग्य कि वो बहुत जल्दी देहांत हो गया था उनका। IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पे बहुत ही विस्तार रूप से काम किया था कि कैसे ये आयरन पिलर अभी तक उसमें जंग पकड़ा नहीं है। उसका क्या कारण था? क्योंकि उसमें फॉस्फेट लेयर था और नैनो पार्टिकल्स का उसमें यूज था, जिसके कारण इट रेजिस्टेड रस्टिंग, जंग पकड़ना उस पे। और ये बहुत पुराना, इसका कितना पुराना होगा ये? 11वीं शताब्दी या उससे? नहीं, उससे भी पुराना है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का हमें 11वीं शताब्दी में मिलता है। वो कहाँ से, उधर से लेके आए थे मध्य प्रदेश में। विष्णुपादगिरी नामक एक बोला जाता है कि एक विष्णु का मंदिर था भोपाल के पास विदिशा अलग जगह है। विदिशा आपको महाराष्ट्र टूवर्ड साइड में, वहां पे भी हमें धार पिलर्स मिलते हैं। अच्छा, वो भी हमें वहां पे भी आयरन इस तरह के मिलते हैं। लेकिन ये विष्णुपाद टेम्पल जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के इलाके से ही सर्च कर लेता हूँ। इतने आप बताइए, बोलिए। विष्णुपाद टेम्पल, ये वहां से विजय स्तंभ को ला करके यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। नहीं, गया का ही बता रहा है। नहीं, गया का बिल्कुल नहीं। गया में तो आयरन वर्क्स का हमें मिलता नहीं। चलिए, कोई नहीं। तो 11वीं शताब्दी में हमें यहाँ पे प्रतिष्ठित मिलता है, लेकिन ये जिस मंदिर से उठाया गया है वो मंदिर का भी कालगणना सटीक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन ये तो पक्का है कि 6th और 7th सेंचुरी AD का ये मॉन्यूमेंट है। तो कम से कम 1500 साल पुराना, कम से कम। और जंग नहीं लगा आज तक, ना कोई रेनोवेशन हुआ है शायद। नहीं, उस पे अगर आप बारीकी से देखेंगे, अभी तो उसमें निकट जाना बंद कर बैरिकेड लगाए हैं, एक बारूद का उसमें एक इंप्रेशन दिखेगा आयरन पिलर में। तो क्या हुआ था कि ये भी एक मजे की बात है कि जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर था, जैन मंदिर। अब वो जैन मंदिर था वास्तव में या हिंदू मंदिर था, उसमें विवाद है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये है कि NCERT किताब के माध्यम से हम बच्चों को केवल वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को बताते हैं, लेकिन वो किस मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। तो तब अभी मैं पिछले साल गया था मैं वहाँ पे, और वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो पिलर्स हैं उसके कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे स्तंभों पे आप देखेंगे गायें बनी हुई है और देवी देवताएं बनी हुई हैं, भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब वो मंदिर परहैप्स जब उसको ध्वस्त किया जा रहा था तो बारूद का प्रयोग हुआ होगा। एक ऐसा आपको आयरन पिलर में मिलेगा, बारूद आयरन पिलर पे लगा और टकरा करके जो एक सिंह द्वार है, वो सिंह द्वार ध्वस्त हो गया, लेकिन आयरन पिलर टच का उसको कुछ हुआ नहीं, बस उसमें केवल एक डेंट आया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि कितना वो मजबूत और कितना वो
इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम अगर बोलेंगे तो उसमें। तो आयरन का ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे योगदान तो काफी पहले से है, मध्यकालीन में भी इसका हमें देखने को मिलता है। क्लासिकल पीरियड में अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः सुश्रुत संहित में जितने सर्जिकल टूल्स वो आयरन से ही बने थे, और आयरन का एक अलॉय बना करके, ताकि वो रस्ट ना हो, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली बॉडी से कांटेक्ट में ला रहे थे, इन्फेक्शन ना हो। तो ये सब का उल्लेख भी हमें मिलता है डॉक्यूमेंटेड रूप में। और प्रोसेसिंग ऑफ धातुओं को इस तरह के औजार बनाने के लिए हम जो देखने को भी हमें देखने को मिलता है इसमें। और सोने का तो हमारे यहाँ पहले से रहा आभूषण के रूप में, और फिर उसको भस्म के रूप में भस्मीकरण करके ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर में, ये एक अनवरत हमारे यहाँ पे इसका प्रयोग में देखने को मिलता है। ये उसी प्रकार से मध्यकालीन के बाद में, मतलब ये कहने का संक्षेप में अगर कहूँ तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरह से इक्वल कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। और आधुनिक काल की बात करें, ब्रिटिशर्स के टाइम से या उससे पहले का, या उनके आने के बाद भी थोड़ा बहुत, उसका क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ही मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि हम आज जो पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं पाठशालाओं में या विश्वविद्यालयों में, जो केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं वो यूरोपियन केमिस्ट्री है, जिसका श्रेय हम एंटोइन लवॉइशियर, फ्रेंच केमिस्ट जो था, रॉबर्ट बॉयल्स इत्यादि से स्टार्टेड केमिस्ट्री को ही हम पढ़ाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से जो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो आधुनिक केमिस्ट्री के लिए है, लेकिन हम वही जार्गन्स को अपने पूर्वजों के योगदान पे भी जब हम देखेंगे तो थोड़ा हमें केयरफुल होकर के जार्गन्स को, मतलब आज के जो टर्मिनोलॉजी है उसकी तरफ से हम नहीं देख सकेंगे पहले के कॉन्ट्रीब्यूशंस। अभी हम आते हैं जो मध्यकालीन के बाद जो प्री ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स काल में, तो तब का हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं धर्मपाल जी के द ब्यूटीफुल ट्री की किताब से मिलता है। और धर्मपाल जी एक इतिहासकार तो नहीं थे, वो आर्काइविस्ट। आर्काइविस्ट को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे उसका आर्काइव्स का सही हिंदी शब्द नहीं आ रहा है। धर्मपाल ने ये किया कि तब के समय जितने भी हमारे यहाँ कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, उनके बीच कॉलोनियल ऑफिसर्स ने एम्पायर को किस तरह से, कैसे लेटर्स भेजे थे, आपसी में कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, उसका उन्होंने एक संकलन उन्होंने निकाला था। अब उसमें हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारे पूर्वज इलाहाबाद जैसे जगह में, जहाँ पे समर में टेम्परेचर्स अगर आप देखेंगे तो 40, 42, 44, कभी कभी 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है, वैसे जगहों में भी निरंतर सप्लाई ऑफ आइस, बर्फ कैसे उन्होंने बनाया। रेफ्रिजरेशन तो आपको 1911 कैमरलिंग ओन्स के टाइम से लिक्विफैक्शन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विफैक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस देखने को मिलता है। वो है अराउंड अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। बिना फ्रिज के कैसे, बिना किसी जो अभी जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बेसिस पे जो जितने भी रेफ्रिजरेशन जो काम कर रहे हैं, तो तब तो कल्पना में भी नहीं था। उस समय भी कैसे इवेपोरेटिव कूलिंग के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ पे बर्फ बनाया जाता था। और ये इसलिए बनाया जाता था क्योंकि तब के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनके ड्रिंक्स के लिए जो आइस सप्लाई होता था, वो वहां से जब ब्रिटिश से लाते थे तो पिघल जाता था, तो उनको यहाँ लोकल सप्लाई, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्जैक्टली। तो उनके हम पहले से बनाते थे या उनकी मदिरा के लिए ही तैयार किया गया है? हाँ, ये इसका कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाऊंगा, पहले बनाते थे कि नहीं हमारे यहाँ पे, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ तो रहा होगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली इस पे नहीं बोल सकूंगा। लेकिन धर्मपाल के माध्यम से ये सटीक रूप से देखने को मिलता है कि 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ इवन हॉट प्लेस लाइक अभी प्रयागराज आइस बनता था। पेपर मेकिंग, जिसका क्योंकि धर्मपाल जी का जो वो लेखन है वो 18th और लेट 17th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी तक ही सीमित है। पेपर बनाने की प्रक्रिया कैसे चरम सीमा तक उस काल में पहुंच चुकी थी, उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। इसी क्रम में वो बोलते हैं मेटालिक सीमेंट, जिसका उल्लेख, जिसका संबोधन वज्र संघात के नाम से हमें देखने को मिलता है। और रोमांचक बात यह है कि ये शब्द वज्र संघात हमें अर्थशास्त्र के काल से अनवरत रूप से
डिफरेंट कालखंडों में हमें मिलता है। अर्थशास्त्र का मैंने यहाँ पे इसलिए उल्लेख किया क्योंकि उसकी काल गणना भी विवादास्पद है, लेकिन हम लेटेस्ट को भी मान के चलें तो अराउंड 1st AD उस टाइम्स के काल से धर्मपाल के टाइम तक। आज लेकिन पते की बात इसमें यह भी है कि आज भी अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे जहाँ पे पारंपरिक मंदिरें हैं तो उनका भी कुछ सालों के बाद जीर्णोद्धार होता है मंदिरों का, और जो मूल विग्रह है, गर्भगृह में जो मूल विग्रह है उनको जो वहां स्थिर किया जाता है उसमें एक लेप लगाया जाता है, तो उसमें आज तक भी ये प्रयोग में है। कहने का तात्पर्य कि नहीं किसी ने अपने कपोल कल्पित कुछ ग्रंथों में लिख दिया है, उसका प्रैक्टिकल कुछ यूटिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है। और ये एक तरह से फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट या रिसर्च इसमें स्कोप भी है कि वाकई में ये वज्र संघात किस तरह का मेटल अलॉय है, इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टीज कैसे आते हैं। क्योंकि मैं केमिस्ट्री से हूँ तो ठीक है, अपने पुराने योगदानों को याद करना और आपके इस माध्यम से दूसरों को बताना एक अपना एक अध्याय है, लेकिन उसको हम आगे भी कैसे बढ़ाएंगे। इस तरह का जैसे वज्र संघात को ही हम लें, इसका मॉडर्न रूप से कैरेक्टराइजेशन करके इसको हम और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और वो यही नहीं मतलब ये बात तो ठीक कही आपने कि इसका तात्पर्य क्या है। हम जानते हैं कि ठीक है हमारा योगदान तो वो भी पता नहीं था, अभी गणित का तो हमको बहुत कुछ पता है, फिजिक्स का भी पता है, लेकिन रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का इतना नहीं पता है। तो आशा करता हूँ कि इस माध्यम से लोगों को पता चलेगा, पर इसको आगे लेके जाएं। ये जो शोध नहीं हुआ है, जैसे आपने बताया कि अभी तक इतनी पांडुलिपियां पड़ी हैं जिनका अभी तक ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ है, तो इतना काम करना बाकी है। और भी कुछ मुझे लगता है कि अगर शोध करेंगे तो और भी कुछ वस्तुएं जो हम नहीं जानते वो भी निकल के आएंगी, अवश्य इसमें आएंगी। तो इसको आगे कैसे लेके जाएं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज भी जब मैं अपने छात्रों से अगर इस विषय में चर्चा करता हूं तो पहला प्रश्न ये उठ के आता है कि इसका औचित्य क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ पूर्व जैसे करते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक अवधारणा है कि जो भी आप आधुनिक विज्ञान का आविष्कार कहो तो एक समूह ऐसा है जो बोलेगा कि हाँ ये तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। आइंस्टीन का रिलेटिविटी, हाँ ये तो हमारे यहाँ पे है। हिग्स बोसॉन, ये भी हमारे ग्रंथों में है। तो एक तरफ हमारा एक समूह ऐसा बोलता है, दूसरी तरफ ऐसा है कि केवल हमारा योगदान शून्य है। आप इसको मेटाफोरिकली भी इसको बोलते हैं कि हमारा योगदान केवल शून्य है। तो कहीं बीच का इसमें क्या हम लें और इसको हम क्यों आगे बढ़ाएं। तो इसका वास्तविक रूप से मेरे पास एक कॉन्फिडेंट आंसर नहीं, लेकिन मैं आपसे ये साझा कर सकता हूँ जो मेरे मस्तिष्क में है, या फिर मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, भले ही वो डिबेटेबल हो। लेकिन आपने क्योंकि गणित की बात कही थी, गणित का योगदान हमें पता है, तो इसमें एक चाइनीज इतिहासकार थे नीडम, जोसेफ नीडम, यूके के थे, कैम्ब्रिज के थे वो। ही वाज अ साइनोलॉजिस्ट। अब उन्होंने जितनी गूढ़ात्मक तरीके से और कितने बारीकी से उन्होंने चाइनीज कंट्रीब्यूशन और बहुआयामी योगदान जो रहा है चाइनीज का, बहुत सटीक रूप से लिखा है उनको, और उसके कारण उनको नाइटहुड भी मिला था नीडम को। जहां गणित की बात आती है, जस्ट एक फुटनोट में लिखते हैं कि ये उस संदर्भ में है, क्योंकि आपका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो a + b to the power n, उसको आप कैसे एक्सपैंड करोगे। अगर n = 2 है तो सीधा a² + 2ab + b² निकल आता है। फिर 3 है तो फिर a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये का बाइनोमियल एक्सपेंशन a + b to the power n करेंगे तो जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, तो इसको आप आधुनिक भाषा में पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं इसको। तो लेकिन जब ये नीडम इसको चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो क्योंकि चाइनीज में भी इसका उल्लेख आता है पास्कल से बहुत साल पहले, लेकिन पते की बात यह है कि ये उल्लेख हमें मिलता है पिंगल के छंद शास्त्र से। ठीक है, अब पिंगल जो थे वो चाइनीज से भी पहले, इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि पहले है ये। लेकिन नीडम जैसा बुद्धिजीवी जो वाकई में रिसर्चर, जिसे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो भी फुटनोट में लिखता है कि पिंगल का ये जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल किया था कि इसको आगे कैसे भेजें। ये आप याद रखिएगा कि मैं इसका उल्लेख क्यों पास्कल ट्रायंगल का, नीडम का ये जो टिप्पणी था
पिंगल के योगदान को लेकर के बाइनोमियल एक्सपेंशन में। आप अगर देखेंगे जो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद से लेकर के 80 के दशक तक विश्व भर में एक तरह से जिसका सैन्य बल पराक्रमी था उसको हम प्रखर मानते थे, तभी नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। बिल्कुल 80 के बाद से अगर हम देखेंगे तो वो एक तरह से वाणिज्य पे परिवर्तित हुआ, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जिसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिसका व्यापार ज्यादा है, उसी से इकोनॉमिक पावर बढ़ गया। इकोनॉमिक पावर, तभी WTO बना। अभी फिर से अफगानिस्तान के संदर्भ में WTO फिर से एक तरह से लोगों की अवधारणा में आ गई होगी। लेकिन भैया 2000 साल के बाद का अगर आप देखेंगे तो आज ना तो सैन्य बल को प्राथमिकता दी जाती है, ना व्यापार को उतनी प्राथमिकता दी जाती है जितनी जो ये बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तभी आपका WIPO बना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपने कुछ आविष्कार किया या फिर आपने कुछ सिद्ध किया, आपको प्रथमतः ये सिद्ध करना है कि ये मैं ही पहला था जिसने इसको विश्व को बताया। IPR रेजिम। एग्जैक्टली। आप अगर उस पे लड़खड़ा गए तो जिस विषय में, हल्दी को लीजिए या बासमती को लीजिए, इसलिए इतनी प्रतिस्पर्धा हो रही है कि हल्दी का करने के लिए पेटेंट करने के लिए। 2000 के बाद से हम वी आर लिविंग इन अ पेटेंट वर्ल्ड। जो इंफॉर्मेशन इज पावर जिसको बोलते हैं, वो उसका अगर हम एक तरह से टेक्निकल टर्म देखेंगे तो इट्स अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर हम श्रेय पिंगल को नहीं देंगे, पिंगल का जो टीकाकार थे हेमचंद्र को नहीं देंगे, इसी तरह से फिबोनाची सीरीज जो है उसका भी हमें हेमचंद्र से मिलता है, इन लोगों को नहीं देंगे तो हम अगेन वी विल मिस द बस। अगर आज जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दौर से जो गुजर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के योगदान को सटीक रूप से हम पहले समझें, उसके बाद हम विश्व में जाकर के बताएं कि भाई देखो इस विषय में हमने ये काम पहले किया था, आधारपूर्व। ऐसा नहीं कि हमारा इमोशनल इसमें आउटबर्स्ट है, सब कुछ हमारे यहाँ है, ऐसे बोल करके भी नहीं, आधारपूर्व अगर हम विश्व को बता सकेंगे तभी हम जो आज अभी तो 2021 चल रहा है, आज के टाइम पे हम विश्व को ये कन्विंस कर पाएंगे कि वी होल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये वज्र संघात को ही देख लिया, अगर ये पेटेंटेबल हुआ तो दिस कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन व्हिच वी कैन प्रूव, हमारे जो पारंपरिक ज्ञान से निकला हुआ एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये आपके प्रश्न का जो सवाल जो मैं समझता हूँ, हो सकता है ये विवादास्पद हो कि आगे कैसे लिया जाए, तो इसको मैं ये बौद्धिक संपदा के परिप्रेक्ष्य में ही देखता हूँ कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान को पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कुछ नहीं है जो आज के समय पे वो रेलेवेंट नहीं है, तो कम से कम वो भी तो सिद्ध कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जिसको अगर आप केवल पंचगव्य का नाम लो तो उससे बिल्कुल चढ़ जाएंगे वो। ठीक है, आप ये आधुनिक विज्ञान से ये सिद्ध कर दो कि पंचगव्य बेकार है, वो भी एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। गट माइक्रोबायोटा में पंचगव्य का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, अब दिस इज अ वाइटल इंफॉर्मेशन, तो लोग इस पे फिर बाद में श्रेय देना फिर छोड़ देंगे उसको। लेकिन आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं, तो जो साइंटिफिक टेम्पर की बात जो हम लोग करते हैं, तो ये कहाँ का बात तो फिर सोम पे भी आती है। एग्जैक्टली, कि वहां पे भी हमको पता करना चाहिए कि क्या था क्या। लेकिन आप क्योंकि हरियाणा से सरस्वती का अगर हम रिसर्च को लेकर के चलेंगे, उसका थोड़ा भी अगर बात चला तो तुरंत जो उसके विपरीत वाले हैं बस हल्ला बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, ये तो विवाद होता ही है कि अभी हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है कि जो सरस्वती का जो मार्ग है जहाँ से वो निकलती थी, वहाँ पे उसको रिवाइव करने का जो प्रोजेक्ट चला है, हरियाणा सरकार ने चला है, उसका भी इतना विरोध होता है। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है, ये भी मैं बता दूं। अच्छा। कि राजनीतिक विरोध नहीं है, जो भी विरोध आता है वो दिल्ली से ही आता है। अच्छा, okay। तो लोकली कोई विरोध नहीं करता है उस चीज का। और यहाँ पे हमारी सभ्यता में विरोध ऐसी कोई अपनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप तथ्यात्मक विरोध करो, आप बिना विषयों को जाने विरोध करना, वो तो साइंटिफिक टेम्पर तो फिर गया तेल बेचने तरह से। तो इसमें आपने विजय स्तंभ की बात की, वो मुझे बहुत ही अद्भुत आविष्कार लगता है हमारा। तो क्या उसका हमको पता है कि क्या मिश्रण है जिसकी वजह से उस पे जंग नहीं लगता? हाँ, उसका आर बालासुब्रमण्यम ने उसको
बहुत डिटेल्ड वे में किया है कि कैसे फॉस्फेट, जब आयरन को प्रोसेस करते हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन को हिंदी में शायद कार्बन ही बोलेंगे, कार्बन की जो मात्रा है उस पे निर्भर करता है कि वो लोहा कितना मैलिएबल है, उसको हम कैसे प्रोसेस कर सकेंगे। एक इसी संदर्भ में आपने सुना होगा डमास्कस स्वॉर्ड, दमिश्क का तलवार। अब ये भी एक दुर्भाग्य यहाँ से उत्पन्न भारतीय उत्पाद है ये, अब इसको लेकिन नाम दिया गया है दमिश्क का, जो कि एक जगह का नाम है सीरिया में। वुड स्टील बोलते हैं इसको, और वुड्स जो है वो तमिल वर्ड उक्क से आता है ये। अच्छा, उक्क, फिर कन्नड़ा में इसको उक्क, फिर ये आज भी बनारस में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोहा का उत्पाद करते हैं। तो ये उसी तरीके से बनाया गया जिस तरीके से विजय स्तंभ। नहीं, वही मैं बोलना चाहता था कि आप कार्बन की मात्रा को जैसे चेंज करेंगे, बदलते जाएंगे तो अलग अलग आपको वस्तुएं मिलती जाएंगी। ठीक ठीक ठीक। डमास्कस स्वॉर्ड तो विश्व भर में फेमस था, वुड स्टील से बनाया हुआ। बिल्कुल। तो ये बोलने का मेरा ये कारण था कि आप कैसे कार्बन, और ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड में नहीं, जब तक उसको ऑप्टिमाइज नहीं किए होंगे, इसको रिप्रोड्यूसिबल करना तो उनके लिए उनकी बस की बात नहीं रही होगी। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे वामपंथी इतिहासकार हैं जो आरोप लगाते हैं कि दिस वॉज नॉट रिप्रोड्यूसिबल, और ये सरासर गलत है, क्योंकि हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मिलते हैं, वी सी रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन द आयरन गुड्स जो भी बनाया गया था। उदाहरण स्वरूप आप दिल्ली ही ले लीजिए, यहाँ उत्तर भारत में, या फिर आप ऑन दी वेस्टर्न साइड, पश्चिम में आप द्वारका ले लीजिए, ऑन द ईस्टर्न साइड तो ओडिशा का जो ये तट है वहां ले लीजिए, एकदम दक्षिण में जाएंगे तिरुनेलवेली, इन सब जगहों में से जितने भी पुरातत्व खोज से धातु, स्पेसिफिकली आयरन को निकाला गया हो, दे हैड कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ये तो तभी संभव होगा व्हेन देयर वाज अ कॉमन नॉलेज, नो हाउ ऑफ हाउ टू मेक दिस। तो लेकिन सवाल क्या था इसमें? सवाल यही था कि इसको अगर मान लीजिए स्तंभ है, हमको पता भी है कि ये ऐसे ऐसे बनता है, तो हम उसको आज बनाते क्यों नहीं है? इस तरीके की वस्तुओं को और भी बहुत सारे ऐसे उपयोग हो सकते हैं आज भी। हाँ, रही बात ये करोशन फ्री, जैसे रेल की पटरी है, में रेल मिनिस्ट्री का भी मेजर एक्सपेंडिचर उसी में जाता है कि ये तुरंत जंग पकड़ लेता है। बिल्कुल। और इसको कुछ ही सालों में, जैसे 8 एवरेज ईयर ऑफ रेल पटरी मेरे ख्याल से 8 साल बताते हैं। अच्छा। डेटा ये बताता है। मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ, 8 साल ये आप कैन वेरीफाइड, बट इफ आई रिमेंबर वेल इट इज अराउंड एवरेज लाइफ टाइम ऑफ पटरी जो 8 साल है। और उसको आप नहीं चेंज करेंगे तो उससे एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। पटरी का मेंटेनेंस बहुत बड़ा खर्चा है। अभी आपका ये सवाल था कि हम इस तरीके से क्यों नहीं बनाते, तो हमारे यहाँ क्या हो गया था कि ऐसी ज्ञान परंपराएं थी मध्यकाल में, और ये आक्रांताओं के कारण, आक्रमण के कारण, ये कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक रूप से जो होता था ये लुप्त हो गई। उनमें भी ग्रास आने लगे, दे बिकेम वीक। और यहाँ ऐसा हो गया था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कर्मकार का मैंने पहले भी उल्लेख किया था। अब जो भी मेटल को प्रोसेस करते थे वो कर्मकार अभी भी बोले जाते हैं, लेकिन जो अंग्रेजों को समाज को देखने की जो एक प्रक्रिया थी, टू डिवाइड देम इनटू मल्टीपल क्लासेस ऑफ डिफरेंट हायरार्की, उसमें क्या हो गया कि इन सब लोगों को एक तरह से या तो ट्राइबल के इसमें भेज दिया गया हो, या फिर ऐसे कास्ट को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहता हूँ, लेकिन इनको ऐसे कास्ट में डाल दिया गया हो जो कि क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन। उसके कारण क्या हो कि इंस्टेड ऑफ जो ज्ञान परंपरा में अपना ध्यान आकर्षित करने की जगह हम कुछ और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हमारा ध्यान बढ़ गया। तो संक्षेप में कहूँ तो somehow we kind of lost the know-how in the middle। लेकिन अभी तो पता है ना, आप कह रहे हैं जैसे बालासुब्रमण्यम जी ने ये बताया है कि क्या कैसे बना, उसको हम प्रैक्टिकली रूप में, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं आईआईटी बॉम्बे में, एक अभी रिटायर हो चुके हैं डॉक्टर शरण, माधवी शरण, और उनके हस्बैंड
प्रोफेसर बल्लाल फ्रॉम IIT बॉम्बे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, और शारदा नरसिम्हन फ्रॉम नियास, वो भी अभी भी प्रक्रिया ये कर रही है। कहने का तात्पर्य कि ये अभी बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हो गया है, ये मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेन स्ट्रीम में हम एक तरह से जो वेस्टर्न टेक्निक्स हैं, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके बाद हम जैसे सभी प्रोडक्शन, सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हेवी इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स को ला करके चीज़ों को करना शुरू हुआ था 1850s के अराउंड से। तब हमारी जो ये पारंपरिक प्रक्रियाएं थी, ये थोड़ा दैट स्टार्टेड टेकिंग द बैक स्टेज। तो उसके कारण से भी ये मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन ज्ञान है, सो चाहे तो हम इसको पुनरुद्धार कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब हम चाह क्यों नहीं रहे, ये तो बहुत उपयोगी चीज है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, इसका जवाब दें आप कुछ काम करिए इस पे। मेरे तो काम है, जैसे वज्र संघात पे है अभी, तो मैं उस पे अच्छा करियर लगा हूँ उस पे मैं। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने का अलग चीज है, और देयर शुड बी मास मूवमेंट फॉर। अभी तो हम इस स्टेज में है कि क्या है पहले वही जाने, फिर उसके बाद हम उसको और आगे ले जाने की फिर कोशिश करेंगे। गणित के ही अगर हम परिप्रेक्ष्य में लें तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, जो जैसे 2 power n उसको कंप्यूट करना कंप्यूटेशनली बहुत ही लेस पॉलिनोमियल टाइम में हमें पिंगल के द्वारा ही मिलते हैं एल्गोरिदम्स। तो हम उसको क्यों नहीं अपनाते? व्हाई आर वी अडॉप्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम? अगर हम सवाल करना है, हर विषय में अगर हम सवाल करने लगेंगे तो हो सकता है जागरूकता और बढ़े, और एक तरह से पीपल वुड स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड, इससे प्रेरित होकर के वो करना शुरू करें इसमें। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना है, जीरो से शुरू नहीं करना है। आपको पता है कि इसका मिश्रण अगर अलग अलग तरीके से करेंगे तो हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, इतना हमको पता है। तो आप उसको रिसर्च करने में क्या इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए वो, जबकि वो इतनी उपयोगी चीज है। लॉजिकल। इस पे जितना मैं ग्रंथों को देखा हूँ, प्राइमरी सोर्सेस एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेस, क्या हुआ कि भाषा क्योंकि संस्कृत में है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है। और अगर आप आज केमिस्ट्री टेक्स्ट में, जैसे कॉपर सल्फेट को अगर मैं इंडिया में टेक्स्ट बुक में देखूं या फिर अमेरिका में एक टेक्स्ट बुक में देखूं, तो कॉपर सल्फेट ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ सेंट्रली कुछ नहीं काम होता था, लोकली सब काम होते थे। और जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कश्मीर में लिखे गए हैं, कुछ दक्षिण भारत में लिखे गए हैं, कुछ गुजरात के इसमें लिखे गए हैं, वो एक ही ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही भाषा को यूज कर रहे हो। हाँ, लोकल भाषा, लोकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उस कारण क्या हो गया है कि अब जो मैंने हिरण्यम चमे यश चमे, उसका मैंने उल्लेख पहले भी किया था। हिरण्य का सामान्यतः हम अनुवाद करते हैं सोना, गोल्ड से, ठीक है। लेकिन आज से 100 साल पहले पंचानन नियोगी एक मेटलर्जिस्ट रहा करते थे, जिन्होंने मोनोग्राफ लिखा है कॉपर इन इंडिया, आयरन इन इंडिया नाम से 2 मोनोग्राफ बहुत ही प्रचलन है। दे आर वेरी डिटेल्ड मोनोग्राफ्स। उन्होंने हिरण्य को सिल्वर इंटरप्रेट किया है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूसेज ऑफ वर्ड्स, जैसे कॉपर सल्फेट को तूतनाग बोलते हैं, तूतक बोलते हैं कुछ टेक्स्ट में। दक्षिण भारत के कुछ अगर टेक्स्ट में देखेंगे तो उसको मईल तूतम बोलते हैं। तो आज अगर हम इन टेक्स्ट को अगर देखेंगे तो हमारे सामने काम बहुत है कि एक तो हम उसको एक हायर मेटा लेवल पे देखें सबको, और उसको एक कंपाइल करें और देखें इसमें क्या वर्ड्स कॉमन है, और फिर उसके बाद जो तब जाकर के हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जो आप रेडी रिसोर्स है उसको हम तुरंत एक्सपेरिमेंट पे कन्वर्ट कर सकें। हम अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 200, 300, 400 सालों में ये फैल गई, एकदम से बिखर गई। ज्ञान है लेकिन ये बिखरी पड़ी है, इसका संकलन अभी अत्यावश्यक है। तो पहले तो उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि वहां पे जो बोल रहे थे, जो कश्मीर में बोल रहे थे, वो जरूरी नहीं है कि वो भी उन्हीं का तात्पर्य उसी चीज से निकल रहा हो।
तो इस पे तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा। बहुत आवश्यक है, एक व्यक्तिगत रूप से इसको करना और एक आदमी की ये बस की, एक मनुष्य की ये बस की बात नहीं। लेकिन जैसे अगर पीएचडी जो बच्चे आते हैं जो शोध करते हैं, क्या उनके थ्रू एक ये टॉपिक हो सकता है? हाँ, ये उसमें भी एक सुपरवाइजर और एक स्टूडेंट से ये इसके लिए या तो आप एक ग्रुप चाहिए जो कि आज के समय में संभव है। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, कोई आईआईटी है मान लीजिए, अगर वो शुरू करें तो एक अपने विद्यालय महाविद्यालय के लेवल पे कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं कि इसका फंडिंग चाहे वो प्रांत से हो या फिर केंद्र से हो वो अलग है, लेकिन इसके लिए फंडिंग भी आवश्यक है इसके लिए। और ये अपने लेवल पे ही, इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट आवश्यक है। अच्छा, जैसे प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम थे, उनका ये सोच था कि आईआईटी कानपुर में वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोमेटलर्जी शुरू करेंगे। और उसी समय के उन्हीं के कलीग थे प्रोफेसर सुधीर जैन, जो कि अभी आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर एज वेल एज डायरेक्टर फॉर द थर्ड टाइम। तो वो भी उस सोच से ही प्रेरित होकर के वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम अलग से शुरू किया था उन्होंने, जिसमें मिशेल डैनिनो के नेतृत्व पे वो चल रहा है। तो वहाँ पे लिटरेचर, कॉर्पस ऑफ लिटरेचर एक तरह से हमें वहाँ पे मिलेगा। नियाज जैसे इंस्टीट्यूट में कुछ पे उन्होंने काम किया है, तो वहाँ से हमें तो कहने का तात्पर्य है कि टुडे व्हाट वी नीड इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो मतलब एक डिपार्टमेंट से भी काम नहीं चलेगा, आपको कई डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा आर्कियो मेटलर्जी, तो 2 डिपार्टमेंट हो गए, आपको हो सकता है कि कल एक और डिपार्टमेंट की जरूरत पड़े। हाँ, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है इसमें, तो क्योंकि अलग अलग आ गए ना, सोम में अलग आपको देखना पड़ेगा, आपको अगर विजय स्तंभ पे कर रहे हैं तो आपको अलग डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग चाहिए। जैसे अभी अगर एक जिसपे मेरा भी शुरू नहीं हुआ है, प्रस्ताव के रूप में है ये, कि जो हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से जो पेंटिंग्स, चित्र जो बनाया जाता था, जो वही साड़ियों में, वस्त्रों में उसको उतारा जाता था, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स हैं, या फिर आपके इधर जयपुर में भी करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से, या फिर मेरा भी ध्यान मधुबनी और पट्टचित्र के ट्रेडिशंस पे है। मुख्यतः जो वस्त्रों में उसको उतारे जाते हैं, क्योंकि वो स्किन से कांटेक्ट में आता है। तो क्योंकि अभी ट्रेडिशनल पेंट्स तो बहुत कम यूज करते हैं, सिंथेटिक पेंट्स यूज करते हैं, तो उसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी बहुत हैं। तो उनका क्या हम सेल्यूलर लेवल पे स्टडीज कर सकते हैं कि उस पेंट्स का सेल्स में क्या इफेक्ट है। तो ये मैं एक उदाहरण से दे रहा हूँ कि बायोलॉजिस्ट का भी इसमें योगदान आ सकता है। तो ये एक आदमी या एक डिपार्टमेंट तक संकुचित इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दिस नीड्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। और जो आपने अपना बताया था जिस पे आप काम कर रहे हैं, वज्र संघात, हाँ, तो उसमें कितना आप कहेंगे कि क्या क्या काम हुआ है, क्या बचा हुआ है? नहीं, पहले तो अभी तो ये वही लिटरेचर को ही एकत्रित करना, क्योंकि इसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र के टाइम से मिलता है। तो हमें पहले ये देखना है कि ये हैज इट बीन कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंटली इसको डिस्क्राइब किया गया है कि नहीं। अभी प्रयोग में है, जैसे मैंने मंदिर के जीर्णोद्धार में मूल विग्रह को स्थापित करने में ये प्रयोग में आता है, तो उनके प्रयोग में और जो ग्रंथ में है उसमें कितना समन्वय है। आज प्रयोग में है, ये प्रयोग में है, मंदिरों के जीर्णोद्धार में ये आज भी प्रयोग में है। तो वो देखना पड़ेगा कि जो आज प्रयोग में है या जो लिखा हुआ है वो एक ही चीज है, कितना समन्वय है या फिर कितना परिवर्तित हुआ है। क्योंकि क्योंकि मौखिक भी परंपरा भी था, तो बहुत सारी चीजों को टेक्स्ट में ही कैप्चर नहीं किया था, जैसे चेंजेस हुए प्रैक्टिसेस में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में काम बहुत है उसमें। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, उसमें आपको पाठ्यक्रम में बदलाव आएगा। और अगर मैं केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्र के उससे पूछूं तो आपकी आशा क्या रहेगी कि क्या उसमें डालना चाहिए पाठ्यक्रम में? ये एनईपी तो अपने आप में बहुत आकाश गंगा टाइप है, इसीलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिक आपका पूछा कि केमिस्ट्री में क्या। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि कम से कम कुछ नाम हमारे छात्राएं जानने चाहिए पाठशाला से उत्तीर्ण होने से पहले, जैसे नागार्जुन
और कुछ ग्रंथों के नाम जैसे रसरत्न समुच्चय, रसार्णव, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और ये कुछ जाने की ये ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं। ये केवल महान ग्रंथ थे इतना बोल करके ही सीमित रखना जो है वो भी गलत बात है, क्योंकि अभी एनईपी से पहले भी एनसीईआरटी का जो माइनर रिवीजन एक हुआ था उसमें कहीं कहीं पे हमें बॉक्स में देखने को मिलता है कि वी हैड दिस टेक्स्ट। तो ये तो ऐसा हो गया कि पूरे शेक्सपियर को केवल A to Z में सीमित करना, A to Z लिख दिया तो इसमें शेक्सपियर का सीजर, जूलियस सीजर भी समा गया है, बोलने के समान ही है। वो करने के बजाय जो है संक्षेप में बताएं कि उसमें क्या है, ताकि छात्रों में एक उत्सुकता बढ़े बाद में जाकर के देखने के उन ग्रंथों में कि भैया इसमें क्या लिखा गया है, उनमें एक उत्सुकता बढ़े नाम दे करके। तो एनईपी के माध्यम से विभिन्न लेवल्स में 6 से शुरू करके ले आप 12th तक जाकर के, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें आप भी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि कैसे एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के माध्यम से उसको अरेंज करते हैं। तो ये हमारे 12th सेंचुरी टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ये 6 मेटल्स को अरेंज किए हैं कि ये इस क्रम में ही ये डीके होगा। और ये इंफॉर्मेशन अगर स्टूडेंट्स को कभी पता नहीं होगा तो वो तो, जब मैं पहली बार इस इंफॉर्मेशन को जाना कि ये इस ऑर्डर में ये रिएक्टिव हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे कि ये तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया था। ये कब जाना आपने आईआईटी में? ये तो जब मैं इस विषय में प्रवेश हुआ था, से कुछ साल पहले ही, पीएचडी सब करने के बाद उस समय पता चलता तो हो सकता था मैं इस विषय में आगे कुछ और बढ़ जाता, लेकिन मेरे बाल जब पक गए थे तब मैं इन सब चीजों पे मेरी ध्यान आकर्षित हुआ। तो मेरे साथ जो ये व्यक्तिगत रूप में ये बहुत देर से चीजों से मैं परिचित हुआ, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां इतनी देर से इन चीजों को जाने। तो एनईपी के माध्यम से, और इसमें तो कोई विवाद वाली बात है नहीं, आप जो है वो है, वो रिएक्टिविटी आप बता रहे हो, और उसमें कोई गूढ़ संस्कृत का भी बात है नहीं इसमें। इन सब चीजों को अगर आप लाओगे, इसी में मैं हट के थोड़ा इसमें टिप्पणी ये भी करना चाहूंगा, जो ये लिखते भी थे ना उस समय के ग्रंथकार में, तो ये नहीं कि केवल वो कॉपर या केवल वो कॉपर की रिएक्टिविटी पर ही फोकस कर रहे हैं जो कि आज के टेक्स्ट बुक्स करते हैं। अच्छा, वो आपको व्याकरण भी बताएंगे, क्योंकि कंठस्थ करना है तो छंद में बद्ध रहेगा, वो छंदोबद्ध रहेगा। अच्छा, हाँ, वो उस तरीके से बताते थे कि कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ हो। एक मैं आपको अभी उदाहरण सुनाता हूँ, जैसे नसो अस्ति लोह मातंगो यम न गंधक केसरी। ये जैसे मैंने पढ़ा मुझे कंठस्थ भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये बताता है कि ऐसा कोई 30 मार्खा हाथी नहीं है जो शेर से पराजित ना हो सके। हाथी और शेर का यहाँ पे उल्लेख क्यों है? इसलिए आपको वो समाज में जो अवधारणाएं हैं उसको आपको, जो हमारे हिंदू समाज की जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो हम जिस प्रकार से प्रकृति को देखते हैं, उसका जो कॉमन नॉलेज उस समय पे था वो तो आज तो लुप्त है। हो सकता है एनईपी के माध्यम से फिर से ये सब जोड़े जाएं। हाथी और शेर के बारे में उसको समाप्त कर देता हूँ। शेर को आज भी हम राजा क्यों मानते हैं जंगल का? क्योंकि वो सारे अन्य पशुओं को मार देता है, लेकिन वो हाथी को नहीं मार सकता है। वो हाथी को तभी मार सकता है जब वो हाथी को पीछे से वार करे, सामने से वार करेगा तो शेर नहीं मार पाएगा। तो ये तो हमारे समाज में लोगों ने प्रकृति को कितनी बारीकी से देखा होगा, ये सब देख करके एक साइंटिफिक टेक्स्ट में उतारने के लिए कि ऐसा कोई भी हाथी नहीं है जो सल्फर नामक शेर से पराजित ना हो सके। तो सल्फर को उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस रखा जिससे वो रिएक्ट कर सके। तभी शुरुआत में मैंने कहा कि सल्फर शुल्वारी शुल्वस्य अरिहि। अब शुल्व आता है यहाँ पे कॉपर, उसका दुश्मन सल्फर, उसका दुश्मन है गंधक। तो सल्फर की रिएक्टिविटी के बेस पे उन्होंने जो अरेंज किया है, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो आप अलंकार भी सीख रहे हैं साथ में, और आ रहा है इसमें, छंद भी आ रहा है, और जो अवधारणा है समाज को प्रकृति के प्रति जो हमारा दृष्टि है वो भी छात्रों को देखने को मिल रहा है। ये सब वो तो शायद कहीं ना कहीं छात्र अपने घर पे भी और वो सुनते ही होंगे समाज में भी, और वही उसी के माध्यम से आप उनको पढ़ा भी रहे हैं, जो कि विज्ञान पढ़ा रहे हैं वो भी। हाँ, तो
सराहनीय, काफी सराहनीय है ये सब अगर विषय एनईपी के माध्यम से कुछ भी प्रतिशत अगर इसमें सम्मिलित हो जाए तो मैं तो समझूंगा ये जो आज का भी जो ये प्रयास है आपके माध्यम से श्रोतागणों तक इस विषय को पहुंचाना वो एक तरह से साकार होगा। नहीं डॉक्टर रामनाथन, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा करता हूँ कि लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। अभी आपको जाना भी है वापस बनारस, तो आगे जो आपके भविष्य के जो भी फ्यूचर एंडेवर्स हैं तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद हमें समय देने के लिए, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। और मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा अपने अनुपम प्रयास किया अच्छे संकल्प से जी, और मेरी शुभकामनाएं कि ये साकार। बहुत बहुत धन्यवाद।